आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे आपके सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बहुत अच्छे से वो आपका बैठ गए होंगे। और कल का टॉपिक जो हम लोग पढ़ाए थे, आप लोग उसको रिवीजन करेंगे। और कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई थी कल के टॉपिक में, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ का रिवीजन करवाना है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी हम लोगों को भेज सकते हैं बच्चों। क्लियर है? कोई भी स्कूल से कोई भी बच्चा इस टॉपिक से संबंधित, चैप्टर संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप उस क्वेरी को हमारे पास भेज सकते हैं बच्चों। देखिए, आपको ध्यान है कि हमारा आपका 6th क्लास है और हिस्ट्री हमारे अतीत जो जो हमारी बुक है, उसमें हम लोग आपका चैप्टर देख रहे हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हम लोगों ने जब अपना चैप्टर शुरू किया था, तो एक छोटी सी आपका स्टोरी के साथ हम लोगों ने अपने चैप्टर को आपका प्रारंभ किया कि एक लड़का है शंकरन, जो आप ही की ही क्लास का है, ऐसा मानिए। वो क्या देखता है, उसके नाना नानी सुबह आपके उठते हैं और बहुत जल्दी में ज्यादा आपके उत्सुक हैं कहाँ के लिए, वोट डालने के लिए, आपके चुनाव जाने के लिए। तो आपका शंकरन पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, तो बताते हैं कि रैंडमली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। तो उसकी उत्सुकता हुई कि शासक कैसे चुने जाते हैं। तो इस स्थिति के साथ ही हम लोग अपनी जो चैप्टर है मेन, हम उसको प्रारंभ कर रहे थे। फिर हमने देखा कोई शासक कैसे बनता था, हमने प्राचीन समय में देखा। फिर हमने देखा कि वैदिक समय में क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में उसकी क्या स्थिति हो गई, कि आज से लगभग आपका 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया क्या थी, उसमें क्या क्या उसकी शर्तें थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका किस माध्यम से कोई व्यक्ति आपका राजा बनता था। हम लोगों ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपकी चर्चा की थी। हम लोग पढ़े थे कि अश्वमेध यज्ञ में क्या करता था, एक कोई आपका राजा अश्वमेध यज्ञ कराया करता था, विशिष्ट तो आपके पुरोहित थे, ठीक उसी के माध्यम से। और एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से आपका विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता तो स्वयं राजा जो आपका यज्ञ कर रहा है वो उससे आपका युद्ध करता। और दूसरा, अगर कोई उस घोड़े को आपका नहीं पकड़ता तो वो राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर कर उसके यज्ञ में उसके लिए उपहार या कुछ भेंट लेकर आता। ये हमने पूरी स्थिति को पढ़ा। फिर हम लोग आपको उसके बाद देख रहे थे वो आपकी वर्ण व्यवस्था, कि वर्ण क्या है। तो हमने वर्ण की बात की थी, आपके वो वाले वर्ण नहीं जो हमारे अक्षरमाला के वर्ण हैं। हम वर्ण बात कर रहे थे आपका वर्ण में खास कर कर बच्चों, जैसे आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वो आपके वैश्य, हम इनकी बात कर रहे थे। और समाज में आज इनका कैसे बंटवारा हुआ, कौन शूद्र हैं, कौन बाप के ब्राह्मण हैं, कौन बाप का क्षत्रिय हैं, इस चीज को हम लोग अभी अपने लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग एक ये इतना सा छोटा सा बेसिक हम लोग आपको पढ़े थे, अपने चैप्टर का इंट्रो टाइप में हम लोग देख पाए थे। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है फिर भी, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं लेक्चर करने के लिए तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। इसके अंतर्गत हम लोग शासक कैसे बनते हैं लोग और उसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़े, यज्ञ स्थिति को पढ़े, और हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण के बारे में। और वर्ण के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग यहाँ तक अपना अंतिम कर चुके थे, यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ लिए थे। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उस समय समाज में कोई समूह, कई समूह थे। अब देखिए, उस समय की बात कर रहा है, समय का उत्तर वैदिक के बाद, कि उत्तर वैदिक में क्या था। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा वो आपका समाज था, उस समाज में कई समूह थे। समूह मतलब वर्ग। अब देखिए, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। अब देखिए, पुरोहित आप जानते कौन होता, जो धार्मिक आपके अनुष्ठान करते हैं, वो पुरोहित होते हैं। योद्धा कौन होते हैं, जो आपका युद्ध वगैरह में काम करते हैं या किसी राजा के यहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं। कृषक जो आपका कृषि करते हैं। पशुपालक को आप जानते ही हैं। व्यापारी जो आपका ट्रेड करते हैं, वस्तु को लेते बेचते और आपका खरीदते हैं। शिल्पकार जो आपकी मूर्तियां बनाते हैं। और श्रमिक जो आपका किसी के यहाँ कृषि कार्य रूप में, या आप मान लीजिए किसी के यहाँ जो काम करते हैं श्रम का, उन लोगों को बोलते हैं। और मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। और देखिए,
ये सारे समूह थे जो अलग अलग रूप में आपके डिवाइड थे और कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे थे। अब देखें, जहां पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, अब कह रहे हैं कि दो वर्ग इसमें ऐसे थे बच्चों, एक था पुरोहित और एक था आपके योद्धा। ये क्या थे? वैभवशाली। वैभवशाली का मतलब है बच्चों कि इन लोगों की विशेष व्याख्या थी आपके समाज में, विशेष आपका महत्व था। क्यों? क्योंकि पुरोहित को धार्मिक अनुष्ठानों की वजह से उनको महत्व दिया जाता था, और जो आपके योद्धा थे उनको युद्ध कौशल होने की वजह से उन लोगों को आपका महत्व देते थे। तो यही कारण था कि पुरोहित और योद्धा को वैभवशाली आपका माना जाता था। इनका वर्चस्व भी आप बोल सकते थे कि इनका वर्चस्व समाज में था। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कह रहे जो आपके कृषक हैं, जो आपका खेती वगैरह करते हैं, और व्यापारी हैं, वो भी क्या थे? धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। यानी कि अगर हम लोग आपका मोटे मोटे तौर पर देखें तो आपका पुरोहित और योद्धा, इनको पहली कैटेगरी में रखा गया, उच्च वर्ग बनाया गया। पुरोहित और आपके योद्धा के बाद आपका कृषक और आपका जो व्यापारी थे वो उनसे नीचे आए, और बाकी जितने भी सारे आपके वर्ग बचे हैं इनको आपका सबसे नीचे रखा गया, क्योंकि ये क्या थे? ये आपका निर्धन थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, पुरोहित ने लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया। कह रहे जो आपका पुरोहित थे उन्होंने लोगों को चार वर्णों में, जो आपके वर्ग हैं उनमें क्या कर दिया? आपका विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें वर्ण कहते हैं। यानी कि लोगों का डिवाइडेशन हुआ वर्गों के आधार पर। वो वर्ग क्या कहलाए? आपके वर्ण कहलाए। ठीक है? इन उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। आप समझिए बच्चों, आप देखिए, पुरोहित जो आपका लोगों को चार भागों में जो आपका डिवाइड कर रहे हैं, चार वर्ग जिनके बना रहे हैं, उनको क्या कह दिया? वर्ण। और वो वर्ण क्या थे? वो कार्य के आधार पर निर्धारित थे। ध्यान दीजिए, बड़ा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट का की पॉइंट है। ये सारा डिवाइड जो हो रहा था वो कार्य के आधार पर हो रहा था, कि जैसा काम करेंगे हम लोग वैसा उसी के आधार पर बाप का डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। यानी कि ब्राह्मण जो वर्ग है वो क्या करेगा? केवल आपका वेदों को पढ़ेगा, आपका पढ़ाएगा और यज्ञ करेगा, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। उपहार का मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी के यहाँ पूजा पाठ करी, धार्मिक अनुष्ठान करा, तो वो आपको बदले में कुछ देगा गिफ्ट के रूप में। ठीक है? दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। शासक यानी कि जो किसी पे, जिसका जो आपका राजा होगा, आप ऐसा समझिए, क्या होगा? राजा। वो क्या है? आपका क्षत्रिय वर्ग का था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। अब देखिए कि क्या करेंगे? केवल युद्ध करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं था कि जो आपका क्षत्रिय व्यक्ति है वो आपका वेदों का पाठ पठन कर सकता है, और जो आपका ब्राह्मण है वो क्या कर सकता है? इसका काम कर सकता है। ऐसा नहीं था। यानी कि उस समय जो वर्ग विभाजन था वो काम के आधार पर था। समझिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थान विषय यानी के वैश्य थे। इनमें कृषक, आपका पशुपालक और व्यापारी आते थे। और तीसरा वर्ग हम लोगों को मिल गया, और इसमें कौन था? आपका जो कृषक हैं, जो आपके पशुपालक हैं और व्यापारी, ये इसके अंतर्गत आपका शामिल थे। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि कौन होते हैं कृषक, काम क्या होता है। जो पशुपालक है आप उनके विषय में भी जानते हैं, व्यापारी है आप उनके विषय में भी जानते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। कि देखिए, क्षत्रिय वर्ग के और वैश्य वर्ग या वर्ण के, ये कहिए, उनको यज्ञ करने का अधिकार था। क्लियर है? वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अब देखिए, यज्ञ करने का अभिप्राय इनसे ये है कि ऐसा नहीं कि खुद यज्ञ कर लें, यह मतलब है कि ये अपने घर में यज्ञ करवा सकते थे। जबकि अगर हम बात करें आपका शूद्रों को, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। क्या काम था इन तीनों की? आपका सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यानी कि ये कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते। अनुष्ठान का मतलब है कोई भी पूजा पाठ
आपके इस तरह के यज्ञ वगैरह ये लोग नहीं करा सकते थे, ना ही कर सकते थे। अब देखिए, औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। बस इस थोड़ी समाज की जो अगर कमी आपको आपका देखने के लिए मिलेगी बच्चों इस समय में, तो मेरे हिसाब से एक तो आपका शूद्रों को यज्ञ वगैरह आपका ना करना, समान अधिकार ना देना, और जो औरत हैं यानी कि जो आपकी महिला हैं उनको भी सेम क्या समझ आ रहा था, शूद्रों के समान ही, यानी कि वो भी यज्ञ में, वो भी आपका यज्ञ नहीं करा सकती। महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही ये वेदों का अध्ययन ही आपका शिक्षा कहलाती थी। उस समय कोई ऐसा आपका पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट नहीं थे। ये सारी चीजें, वेदों का अध्ययन करना, अरण्यक होते थे हमारे, उपनिषद होते थे, हमारी जितनी आपकी पुराण वगैरह है, इन सब का अध्ययन ही करते थे और यही शिक्षा थी। तो यानी कि जो आपके शूद्र है और जो आपकी महिलाएं हैं, इनको ये अधिकार नहीं था कि वेदों को पढ़ लें और आपका लिख लें। यानी कि इस पूरे समाज के अंतर्गत अगर दो लोग कोई पिसा है तो आपका शूद्र और महिलाएं पिसी हैं, ठीक। बाकी सबको आराम से सारे अधिकार हैं, सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शूद्र और महिलाएं एक समान है और इनका काम क्या है, आपका तीनों वर्णों की आपका सेवा करना। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के अंतर क्या है, एक ही परिवार के अंतर्गत ये सारी जो आपके वर्ण है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम ब्राह्मण मान लीजिए, एक का क्षत्रिय मान लीजिए, एक का वैश्य मान लीजिए और एक का शूद्र मान लीजिए। ब्राह्मण वो होगा जो उसका पुत्र वेद को पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा होगा, क्षत्रिय वो होगा जो कहीं अपनी सर्विस दे रहा होगा, कहीं किसी के मान लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा होगा, क्लियर है। और वैश्य कौन होगा, जो आपका कृषक होगा, जो आपका व्यापारी होगा, वो होगा। और शूद्र कौन होगा, जो इन सब की आपकी सेवा करने में, इनके काम करने में आपका लग रहा होगा। इस चीज की चीजें ये थी। आइए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर था। अब देखिए, पुरोहित क्या बोल रहे हैं कि जो भी इनका निर्धारण हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, जन्म के आधार पर। अब देखिए, ये चीजें जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला गया तो ये चीजें आपकी, अब कोई अगर पुरोहित है तो भाई वहां उसका बच्चा वो आपका पुरोहित ही होगा, ऐसी कोशिश की गई। क्योंकि फिर अगर कोई बच्चा है पुरोहित का, अगर वो आपका क्षत्रिय बन गया तो फिर कहेंगे कि भाई आपके पिताजी तो क्या है, पुरोहित हैं, तो आप कैसे हो गए क्षत्रिय। तो इस आधार पर समाज आपका बंटना शुरू हो गया, क्लियर है। लेकिन पहले वैदिक स्टार्टिंग में जब था तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में ये चीजें आपकी बढ़ती चली गई। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान अब ब्राह्मणी होती थी। अब इन्होंने बता दिया कि अगर कोई तो आपका ब्राह्मण है, आपके माता पिता, तो जो उसकी वो आपका संतान होगी वो भी आपका ब्राह्मण होगी। और जबकि आप थोड़ा सा पीछे देखिए, यहां दिखाया गया है कि यहां कार्य निर्धारित करता था। क्या करता था, कार्य निर्धारित करता था कि कौन कौन से वर्ण में होगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कार्य निर्धारित नहीं कर रहा है, अब उसके माता पिता निर्धारित कर रहे हैं कि आप किस वर्ण के हैं। यहाँ कार्य तक की जो आपका वैल्यू थी वो आपका खाली यहां तक थी जब आपके वर्ण आपका बट रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रहक आपका शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो आपका शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। देखिए, इस समाज की कितनी बड़ी आपका विडंबना है। देखिए, हर समाज के आपके सकारात्मक और आपके नकारात्मक दोनों पहलू हमको दिखाई देते हैं। इस समाज का सकारात्मक आपका पहलू ये है कि यहाँ वेदों का पाठ पठन है, सब कुछ अच्छे तरीके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा एक समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको आपने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका शिल्पकार है, जो आपका मूर्तिकार है, कोई आपका शिकारी है या कोई आपका भोजन संग्रहक है, हमने उन लोगों को और साथ ही में जो आपके लोगों को आपका जलाते हैं और जो आपका दफनाते हैं, हमने उनको क्या
क्या बता दिया कि अछूत हैं वो, अगर आप उनके संपर्क में आए तो आप क्या हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। उनको मतलब एक अलग ही समाज का वर्ग बनाकर आपका छोड़ दिया, अछूत बना दिया उनको कि अगर आप छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। इस तरह की समाज में अवधारणा बनकर आपका खड़ी हो गई। क्या स्टार्टिंग में जब हम लोग वैदिक की आपने हिस्ट्री भी आपको मैंने बताई थी, तो उसमें क्या थी ये चीजें, नहीं। ये था हम जब पहले पढ़ना आपको शुरू किया था वर्ण का, जब मेन आपको उत्पत्ति होती है, क्या उस टाइम थी ये चीजें, नहीं, उस टाइम ये सब नहीं थी, क्योंकि ये सब चीजें आपके समय के साथ और जटिल होती जा रही थी। जितना समय बढ़ता जा रहा था उतनी ये सब चीजें आपकी जटिल हो रही थी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कह रहे कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणों ने, इसको बहुत से ने क्या नहीं किया, आपका एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से आप श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। बहुत से व्यक्ति ये मानते हैं कि जो जन्म का आधार आपने बनाया है वो आपका वर्ण व्यवस्था का जो आपका निर्धारण है वो ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कह रहे कि आप जो भी व्यवसाय करते हो, आप जो भी काम करते हो, आप उन काम के आधार पर आप लोगों को भेदभाव आप जो कर रहे हैं वो क्या नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। लोग क्या चाह रहे हैं कि चाहे जो भी कोई भी अनुष्ठान हो उसको संपन्न करने का अधिकार क्या हो बच्चों, हर व्यक्ति के पास हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। कैसी, सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या थी, बहुत कम थी। अब देखिए सामाजिक तो ये था कि एक समाज है कि जो आपका मूर्तिकार है, जो आपके शिल्पकार हैं, भोजन संग्रहक हैं, जो आपके जो आपका काम करते सबों को जलाने का, आपका दफनाने का, आप उनको नीचा मान रहे हैं। लेकिन जो आपका क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वो लोग ऐसा नहीं मानते, उस देश के लोग, उस क्षेत्र के लोग। आर्थिक समानता का मतलब चाहे आपका ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आपका किसान हो, लगभग सब आपका समान थे, कोई बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। और कह रहे कि इन क्षेत्रों में जो आपके पुरोहित थे, आप इनका प्रभाव देखिए, वो क्या था, बहुत सीमित था। यानी कि ऐसा नहीं था बहुत फैले होते, लिमिटेड तरीके से ये सारी चीज थी। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, और इसको वहां प्रश्न बच्चों आपको व्यक्तिगत लेवल पर आपको सोचना, अपने आधार पर सोचना है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, या अगर ये आपकी वर्ण व्यवस्था है, लोगों ने इसका वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों कर रहे थे। मैंने पूरी थ्योरी आपको बताई है, सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी हैं। आप इस प्रश्न को स्वयं निकाल सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर क्या कमी थी, वो ही आपके विरोध के कारण बन रहे थे। कुछ की पॉइंट करके आप इसमें से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए अब देखिए, एक शब्द हमको मिल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए नई तरीके से, जनपद। अब देखिए वर्तमान में जनपद का मतलब जिला भी होता है। वर्तमान समय की अगर मैं आपका बात करूं तो जनपद का मतलब जिला है, लेकिन यहां जनपद का मतलब जिला नहीं है। यहां जनपद का मतलब है वैदिक और उत्तर वैदिक के अंतर्गत जो राजा जिस क्षेत्र पर अधिकार करता था उसको जनपद बोलते थे। यानी कि जन से ये क्षेत्र बड़ा होता था। क्या होता था, जन से ये क्षेत्र आपका बड़ा होता था, इसलिए जनपद कहा गया। और जनपद से भी जो आपका बड़ा होगा उसको बोलेंगे महाजनपद। क्या कहेंगे बच्चों, महाजनपद। ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है हमारे बुक में, फिर उसके साथ ही हम लोग सारी चीजों को आराम से समझते हुए चले जाएंगे। देखिए, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के आपके राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी कि जो राजा आपके यज्ञ कर रहे थे वो क्या हो गया, जन के राजा ना होकर क्या हो गया, आपका जनपदों के क्या हो गया, आपके राजा माने जाने लगे। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र के वो आपके क्या बन गए, राजा बन गए, शासक बन गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। यानी कि जहां पर लोग आपका बसते हैं उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं,
उसी क्षेत्र को हम आपका जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका जनपद बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में प्रश्न नंबर 49 में दिखाए गए हैं। कह रहे कि आप मानचित्र 4 को देख लीजिए और ये आपका प्रश्न है, वहां आपको सारे जो बहुत सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको जनपद हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हम उनको भी देखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, पुरातात्विकविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की तो खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, इटावा के पास अंतरजी खेड़ा में प्रमुख रहे हैं। कह रहे कि ये कुछ ऐसे नगर हैं, या आप कह सकते हैं कि ये ऐसे कुछ आपके जनपद हैं जो हम लोगों को देखने के लिए मिले। ठीक, ये खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? आपका झोपड़ियों में। और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। क्या करते थे? मवेशी का मतलब आप जानते हैं बच्चों, भेड़ बकरी वगैरह, इनको ये लोग आपका पालते थे। और जानवर भी थे जो इनको आपका पाला करते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। अब देखिए पूरी हिस्ट्री बता दी। क्या कर रहे हैं? ये इनकी खाद्यान्न चीजें थी, जो एग्रीकल्चर में चीजें आप क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों का उत्पादन कर रहे थे। आगे देखिए थोड़ा सा। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है वहां जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? अभी आप खुद देखेंगे। देखिए ऐसी कौन सी चीज है जो अध्याय 3 में आपको नहीं मिली थी? अब एक बार आपको सबसे पहले अध्याय 3 पता होना चाहिए, फिर आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम लोग आपके चीजों को देख रहे थे कि हाँ इन सब चीजों का आपकी खेती हो रही थी, तो आप सबसे पहले अध्याय 3 को देखिए, फिर आपको सही पता लगेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। अब देखिए सबसे पहले समझिए, धूसर, लाल रंग। धूसर का मतलब काले जैसा होता था, बिल्कुल काला नहीं लेकिन काले जैसे आपको क्या मिलते थे, आपको बर्तन मिलते थे। अब देखिए थोड़ा ना, मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, अगर आप इसको गौर करेंगे इस चित्र को, आपको सामने दिखाई देगा ये आपका बर्तन है। अब आप इसको जो मानना चाहें आप इस बर्तन को मान सकते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से थोड़ा सा इसकी यह आकृति देखिए, आप इसमें जो आपका चित्रकारी है, आप इस चित्रकारी को देखिए, स्पष्ट रूप से ये आपको चित्रकारी दिखाई देगी। और ये लाइन देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपका टूटा हुआ बर्तन है, नहीं, ये आपका चित्रकारी है बच्चों। इस चित्रकारी को समझिए और देखिए इसमें क्या होता था, यह जो आपका चित्रकारी थी इसमें लाल भी हुआ करता था। हम जिस प्रकार से अगर एक मिट्टी के बर्तन को अगर हम लोग आपका पका दें आग में तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको ज्यादा पका दें तो वो क्या पड़ जाता है, काले रंग का पड़ जाता है। तो इसलिए हमें दोनों प्रकार के बर्तन आपको देखने के लिए मिलते थे, धूसर भी मिलते थे और हमको क्या मिलते थे, लाल रंग के। और आपको आगे कुछ ऐसे बर्तन और मिलेंगे आपको जिन पर आपकी कुछ चित्रात्मक आपको चीजें भी मिल सकती हैं। कुछ में विशेष जो आपकी पेंटिंग है और विशेष कलर से, खास कर ब्लैक और रेड कलर, दो ज्यादातर आपका हम लोगों को जितने भी हमारे आपके पुरातात्विक आपकी चीजें मिली हैं और उन्हीं की ये सब चीजें हमारे पास थी बच्चों। क्लियर है? तो आप इतना ध्यान रखिएगा, आप इसको देखिएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा आपके यही समय आपका समाप्त हो रहा है, तो हम लोग अपने लेक्चर को आपका विराम देंगे। और आपको पता है कि आज के जो आपका लेक्चर हुआ है, हम लोगों ने आपका वर्ण व्यवस्था की जो पूरी स्थिति उसको पढ़ा, उसकी आलोचनात्मक जो आपका दृष्टि थी
हमने उसको देखा और उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही थी उस टाइम में, कैसे वर्ग के लोग आप किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह था, उसकी कुछ झलक हम लोगों ने देखी। और उस समय जो आपके कुछ बर्तन थे, उन बर्तनों में से एक बर्तन की चित्रित जो आपका रूप था, हमने उसको देखा, जनपद के विषय में पढ़ा। और कल हम लोग जो है बच्चों आपका महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे कि जनपद और महाजनपद क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसा समझ सकते हैं कि जन माने एक परिवार, आम रूप में समझिए, ऐसा मान लीजिए जन माने गांव आज के वर्तमान समय में, और जनपद का मतलब बहुत सारे गांव, और महाजनपद का मतलब एक बहुत बड़ी आपका तहसील या जिले के रूप में। आप वर्तमान से आप इसका कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से आपको समझ आए। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर एक बार जरूर पढ़ेंगे। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।